हेलो स्टूडेंट्स, तो आ जाओ लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देख लिए थे कि क्या होता है डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या कुछ होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, एट्सेट्रा। ठीक है। और हम लोग लेक्चर नंबर 1 में ही हम लोग देख चुके थे कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं। वो है ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर होता है या ए ग्रैनुलर होता है। ठीक है। देखो, टू बी ट्रू, मैं ये सब लेक्चर नंबर 2 में ही पढ़ा चुका था, लेकिन वो लेक्चर बाय मिस्टेक कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के लिए वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उस लेक्चर के साथ वाला ये पार्ट था। ठीक है। तो आ जाओ, आज हम लोग इसको फिर से देखते हैं और हम लोग आज थ्रोम्बोसाइट को डील करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, इधर साइटोप्लाज्म कंटेन्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है। एक सेकेंड। जिसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म कंटेन्स ग्रैन्यूल, और क्या होते हैं, न्यूक्लियस यूजुअली कंसिडर इनटू लोब्स। हाँ, मतलब न्यूक्लियस एक ही होगा, लेकिन वो न्यूक्लियस लोब्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। मतलब इसमें कनेक्शन रहेगा। ठीक है। इस लोब के और इस लोब के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन रहेगा। तो ग्रैनुलर के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या आता है बोलो। इसमें आता है न्यूट्रोफिल, योजेनोफिल और वैसोफिल। इसको तुम नीब करके भी याद कर लो। न्यूट्रोफिल, योजेनोफिल और बेसोफिल। ठीक है। अब न्यूट्रोफिल क्या होता है, ये जनरली फेगोसाइटोसिस करता है, ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, और ये 3 to 4 लोब्ड होता है। ठीक है। ये देखो, न्यूट्रोफिल तो ये स्टेन होगा न्यूट्रल डाई से। ठीक है, न्यूट्रो न्यूट्रल। अब यूजेनोफिल का क्या फंक्शन है, ये जनरली एसोसिएटेड विथ एलर्जी। ठीक है। और इसका न्यूक्लियस 2 लोब्ड होता है। इसका न्यूक्लियस तुम ऐसे करके याद रखो, इसका न्यूक्लियस हेडफोन की तरफ, हेड हेडफोन जैसा इसका न्यूक्लियस दिखने में है, हेडफोन लाइक। ठीक है, स्ट्रक्चर वैसा ही है कुछ। उसके बाद देखो, इसमें क्या है, बेसोफिल आ गया। बेसोफिल ये जनरली इन्फ्लामेशन में होता है, और हर एक डब्ल्यूबीसी का टाइप बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इओजिनोफिल इओजिन से स्टेन होता है, जो कि एक एसिडिक डाई है। बेसोफिल देखो, बेसिक, ये बेसिक डाई से स्टेन होता है, जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है। एक बेसिक डाई का एग्जाम्पल है ये। तुमको क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेसिक डाई। अब देखो, नॉन ग्रेनुलर ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, और इन लोगों का एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है। लिम्फोसाइट होता है, ये होता है स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट्स होता है स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, और मोनोसाइट्स होता है, देखो इसका न्यूक्लियस होता है किडनी शेप्ड होता है। ठीक है। एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस। ठीक है। इन्फेक्शन के जो साइट है उधर ये मैक्रोफेज बन जाता है। ठीक है। इसका फंक्शन है इंजेस्ट जम्प्स, और लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, जो कि मैं लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और लेक्चर नंबर 1 में भी मैं इसको बता चुका हूँ। किडनी शेप न्यूक्लियस इज फाउंड इनको किधर है भाई, ये है मोनोसाइट में। और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, लिम्फोसाइट। ठीक है। एक ट्रिक देख लो, इस ट्रिक को तुम लोग याद रख लो, ये तुमको नंबर के अनुसार इसको अरेंज करा गया है। ठीक है। देखो, राइट से लेफ्ट आने में क्या होगा, इंक्रीज होगा नंबर। ये ट्रिक है कि कौन सा डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होता है और कौन सा कम होता है। तो देखो, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। इसमें देखो, एन फॉर न्यूट्रोफिल, एल फॉर लिम्फोसाइट, एम फॉर मोनोसाइट, ई फॉर यूजोनोफिल, ईट, ई फॉर यूजोनोफिल, एंड बी फॉर बेसोफिल। ठीक है। तो बेसोफिल का नंबर सबसे कम होता है, और न्यूट्रोफिल का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। एक सेकंड। अब हम लोग आएंगे किधर, एक सेकंड, थ्रोम्बोसाइट्स में। सही है। तो बेसिकली आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो हम लोगों को कुछ ना कुछ वो बेसिक चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि लाइफ स्पेन इसका कितना होता है। लाइफ स्पेन इसका होता है अबाउट 7 days, लिख लो। अब तुम थोड़ा सा अपने बुक से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये डेटा ना बुक टू बुक ये वेरी करता है। ठीक है। अब क्या है, हम लोग देखने वाले हैं कि इसका नंबर कितना होता है।
नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितने होते हैं, उसके बाद हाँ बस ठीक है, नंबर, ये दोनों एकदम बेसिक पॉइंट है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। इसका नंबर होता है, देख लो, ये होता है 15 × 10⁴ टू 35 × 10⁴ क्या, पर mm की वो ब्लड। टू द पावर 4 का मतलब तुमको पता है ना, ये 3540 आएगा, ठीक है, और इसमें भी सेम 40 आएगा 15 के बाद। अब जो चीज़ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका ये कैसे प्रोड्यूस होता है, मैंने तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी बोला था कि थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्या, फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। मैं इसमें ये थ्रोम्बोसाइट का और एक नाम लिख देता हूँ, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो देखो मैं इसको लिखता हूँ, प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। मैंने तुम लोगों को ये चीज़ बोला था ना कि ये बोन मैरो से, मतलब बोन मैरो के अंदर कुछ ना कुछ सेल होता है जो कि स्टेम सेल जैसा होता है, उससे ये मेगाकैरियोसाइट फॉर्म होता है, और उसके बाद ये मेगाकैरियोसाइट बाद में प्लेटलेट फॉर्म करता है, ठीक है। देखो कैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इधर एक बड़ा सा सेल है, और इस सेल का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद इधर गोल्गी apparatus है, उसके बाद यहाँ से ही कुछ ना कुछ सिक्रीशन आएगा, इधर रह जाएगा कुछ ना कुछ सिक्रीशन, उसके बाद ये होल पार्ट कट हो जाएगा। ये जो पार्ट अभी आया, इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, और ये क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट। ये सेल का नाम क्या है, मेगाकैरियोसाइट, और ये क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन। सही है, मतलब ये टूट के बन रहा है। एक बड़ा सा सेल है, उसका नाम है मेगाकैरियोसाइट, एज इट्स नेम सिंबलाइजेस, मेगा, मेगा मीन्स लार्ज, और ये मेगाकैरियोसाइट से ये टूट के बनता है ये प्लेटलेट्स। सही है, सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लो। हाँ हाँ, आ जाओ। इसका फंक्शन क्या होता है, और एक चीज देख लो, इधर जो ये केमिकल है ना, इधर जो सिक्रीशन इससे जो आता है गोल्गी बॉडी से बन के, ये एक्चुअली है ना, तो इसके अंदर रहता है, मैं रेड से दिखाता हूँ, इसके अंदर रहता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। मैं ये सब बाद में आता हूँ, ठीक है। ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में। सही है, मैं अभी आता हूँ। अभी देख लो, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, बोलो, जनरली क्या, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। उसके बाद देख लो इसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है दिखने में, वो भी थोड़ा बहुत देख लो। प्लेटलेट्स के अंदर कैसा क्या रहता है, देखो ये सब चीज़ ना बहुत ही छोटा छोटा चीज़ है, ये भी तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ को भी तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। प्लेटलेट जनरली इसका शेप कैसा है, ओवल है, तो लिख दो इसको, ओवल इन शेप होता है, और ये भी विदाउट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होता है, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस
एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। सही है, ये हो गया एकदम से बेसिक चीज। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मेरा एक कट हो गया, तो इस कट को भराने में जो सेल का हेल्प लगता है उसका नाम है प्लेटलेट्स, ठीक है। क्योंकि प्लेटलेट का फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर मैं बोलूँ एक गाय है और उसका कट हो गया, ये एक हाथी है उसका कट हो गया, ठीक है। उसका कट को भराने में कौन सा सेल मदद करता है, ये तुम बोलो। अगर तुम लोग बोलते हो प्लेटलेट्स, देन यू आर रॉन्ग। नहीं होता, प्लेटलेट्स सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का चीज़ है, ठीक है। इसको दूसरे एनिमल में इसको मत रिलेट करा करो, सही है। तो मैं एक क्वेश्चन के रूप में मैं इसको लिखता हूँ। स्टेटमेंट 1 है, प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ऑल एनिमल्स। दूसरे में मैं लिखता हूँ, प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस, इन ह्यूमन। तो बोलो इसमें कौन सा सही है स्टेटमेंट है और कौन सा गलत है। इसमें देखो, ये वाला गलत स्टेटमेंट है और ये वाला सही है, क्योंकि प्लेटलेट्स ह्यूमंस में ही पाया जाता है, ठीक है। सही है भाई। अब देख लो, अगर मैं बोलूँ तुम लोगों को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या चीज़ होता है। देखो, मैं जब डब्ल्यूबीसी पढ़ा रहा था उधर में बोला था कि ल्यूकोपेनिया, तो वो क्या होता है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। इधर भी है पेनिया, पेनिया मतलब क्या है, इधर भी क्या, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स। तुम मेरे को एक डिजीज का नाम बोलो जिसमें प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज होता है, बोलो। वो होता है डेंगू, ठीक है। और ओवरऑल मैं एक नंबर का एक कंपैरिजन तुम लोगों को दे देता हूँ, ये भी तुम लोग याद रख लो, ज़रूर याद रख लो। आरबीसी का नंबर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स का। आरबीसी का कितना होता है याद है, 4.5 to 5.5 मिलियन, हाँ। उसके बाद प्लेटलेट्स का कितना होता है, 15 × 10⁴ to 35 × 10⁴। और उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी का, इसका तो हज़ार में होता है, ठीक है, इसका उतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ चलो, बस सही है। हाँ, और डब्ल्यूबीसी के अंदर भी मतलब तुम लोगों को ज़रूर पता होगा क्या, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूजोनोफिल और बेसोफिल। सही हो गया, बस। अब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग में जो जो चीज़ होता है उसको हम लोग अभी थोड़ा बहुत डील करने वाले हैं, ठीक है। तुम भी देख लो क्या कुछ होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में। तो हेडिंग लगाओ, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। मैं भी लगाता हूँ। देखो, मे भी मेरा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकता है, मैं तुमको बोल दूंगा कि ये वाला पार्ट तुम लोग छोड़ भी सकते हो, ठीक है। मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ प्राइमरीली फॉर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और जो जो चीज़ याद करने वाला है मैं तुमको वो भी बोल दूंगा कि तुम ये चीज़ इग्नोर कर दो, ये क्लास 11 में है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये मैं ज़रूर बोल दूंगा इसमें। और इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से सुनो, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से सुनो। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी तो आओ इसका हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, ये एक ब्लड वेसल है,
जो कि थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया है या थोड़ा बहुत रप्चर्ड हो गया है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल। सही है। अब इसके अंदर सेल्स रहेंगे, ज़रूर सेल्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर रहेंगे, इधर रेड से ही मैं बोलता हूँ, रेड से नहीं पिंक से बोलता हूँ तो अच्छा रहेगा, आरबीसी है इसके अंदर। और क्या है, डब्ल्यूबीसी है इसके अंदर, ज़रूर होगा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी है इसके अंदर, समझे। अब देखो मैं एक चीज़ मैं तुमको बोलता हूँ, देखो इस जगह पे इसका देखो क्या हो गया है, इंजरी हो गया है। और जब ही इंजरी हो गया है तब क्या होगा, इसमें क्या आएगा, आएगा बोलो, इसमें आएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्यों आएंगे, क्योंकि इस जगह को भराना है ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए, तो प्लेटलेट्स इधर आ गए। सही है, ये सब है प्लेटलेट्स। और थोड़ा सा अंदर में भी कर देता हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब है प्लेटलेट्स। और ये कुछ जगह इंजर्ड भी है, ये कुछ जगह इंजर्ड है, इंजर्ड टिश्यू इंजर्ड है, ये जगह भी इंजर्ड है। सही है। अब देखो क्या होता है चीज, देखो ये प्लेटलेट्स ऐसे ही क्या आ जाते हैं, नहीं आते हैं, कैसे आते हैं वो भी तुम लोग देख लो, दिखाता हूँ। ये क्या है, इंजर्ड टिश्यू, ये इंजर्ड टिश्यू दे क्या होता है, इसको ना ग्रीन से दिखाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ब्लू 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 लग रहा है मेरे को। देखो इंजर्ड टिश्यू से क्या होता है, रिलीज होता है एक चीज़, ये हाँ, एक चीज़ रिलीज होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको तुम एक एंजाइम भी कह सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको अभी तो एक एंजाइम नहीं बोल रहा हूँ, इससे ये रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है इससे, इंज्यूर्ड टिश्यू से रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने तब बोला था कि प्लेटलेट से रिलीज होता है, लेकिन ये इंज्यूर्ड टिश्यू से भी ये रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो इससे क्या होता है, ये बोलता है प्लेटलेट्स की आ जाओ आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, जिधर ब्लड वेसल फटा है तुम उधर आ जाओ, जिधर कुछ एक डिस्टरबेंस है तुम उधर आ जाओ, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, विच इनवाइट्स platelets in the injured portion. In the injured portion. ठीक है, देख रहे हो। अब देखो प्लेटलेट्स आ गए हैं, प्लेटलेट्स अभी आ गए हैं। अब क्या करेंगे प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स खुद से भी क्या रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, ठीक है, ये रिलीज कर देगा। प्लस इसके साथ ये अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आएंगे, ठीक है। इन सबको मिला के अब देखना मैं जो लिखने वाला हूं, इसको मिला के, ठीक है। जब प्लेटलेट्स आ गए हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स आ गए हैं, इसके साथ और एक चीज़ का हेल्प लगेगा, जिसका नाम है कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस का हेल्प लगेंगे। उसके बाद ये एक
एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब एक कास्केड सिस्टम है। मतलब वो तुम लोग देखे हो ना, जो एक लंबा तरीका, मतलब एक लंबा सा एक फायर क्रैकर होता है। इधर अगर मैं आग दे दूँ तो ये इधर तक जलता है और इधर तक फटता है, फट 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 फट। तो अगर इसमें कैल्शियम आयन आयन भी आ जाए, ये एक इतना लंबा एक रिएक्शन को ये इग्नाइट कर देता है स्टेप 1 में। अब ये रिएक्शन खुद का खुद होने लगता है, ठीक है, और अपने आप क्लॉट फॉर्म होता है। तो वो वाला स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, अब ये क्या कर देगा, अब ये करेगा एक्टिवेट्स थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेट मैं तो कास्केड सिस्टम लिखता हूँ, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में एक्टिवेट्स कास्केड सिस्टम। सही है। कास्केड सिस्टम उसको ही मतलब बोलते हैं। ये देखो, ए से बी रिएक्शन होगा, बी से सी रिएक्शन होगा, तो ये ए को बी में कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा इधर से, आफ्टर Ca2+ आ जाएगा, और ये थ्रोम्बोब्लास्टिन और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स के हेल्प से, ठीक है, समझे। और अब इसमें क्या होता है, तो इसको गौर से देखो, एक्टिवेट्स कैसे होता है। अब देखो, अब ये क्या करेगा, एक्टिवेट्स कैस्केड सिस्टम, और मैं इसे लिख सकता हूँ थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी इधर मैं लिख सकता हूँ। थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक्टिवेटेड थ्रोम्बोकाइनेस जो हो गया, वो अब क्या करेगा, इसमें क्या है, एक सेकेंड, इसमें क्या आ रहा है, एक्टिवेटेड थ्रोम्बोकाइनेस अब आएगा, और इधर एक रिएक्शन हो रहा है, क्या, प्रोथ्रोम्बिन एक चीज है, एक केमिकल है, जिसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, थ्रोम्बिन में, क्योंकि ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव है। एक्टिव मतलब काम करने वाला। इन रिटर्न क्या होगा, इधर मैं शो करता हूं, ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देगा किसको, फाइब्रिनोजेन को, किसमें, फाइब्रिन में। समझे, समझे ना। और ये फाइब्रिन एक्चुअली में क्लॉट होता है, और ये नेटवर्क लाइक होता है फाइब्रिन। मैं उसमें आता हूँ, फाइब्रिन क्लॉट जैसा होता है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ होता है, और ये नेटवर्क लाइक कुछ एक हो जाता है फाइब्रिन, ठीक है। इसको तुम कह सकते हो कि इनसॉल्युबल फाइबर्स भी तुम इसको कह सकते हो, फाइबर्स होते हैं फाइबर, ठीक है। और इसमें हो जाता है सॉफ्ट क्लॉट होता है इसमें, और जब एयर आ जाता है फंक्शन में, उसके बाद हार्ड क्लॉट हो जाता है। सही हुआ, समझ में आया, कुछ लॉजिकल लगा। मैं तुम लोगों को ये और एक बार समझे देना, समझाता हूँ, ठीक है, आ जाओ। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ये किसका फंक्शन है, ये करता है जनरली प्लेटलेट्स, ठीक है, ह्यूमंस में। अब देखो, तुम्हारा एक कैपिलरी रप्चर हो गया है, और कैपिलरी के अंदर क्या रहता है, ब्लड रहता है। ब्लड के अंदर कौन सा सेल रहता है, देखो मैंने इधर लिख दिया, प्लेटलेट रहता है, सॉरी आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है, इधर मार्क भी कर देता हूँ भाई, आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और प्लेटलेट्स भी है, ठीक है। 3 तरीके के सेल रहते हैं। और अगर ये टिश्यू इंज्योर्ड हो गया है, ठीक है, अगर ये टिश्यू इंज्योर्ड हो गया है, तो ये इंज्योर्ड टिश्यू रिलीज करेगा एक केमिकल, उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि प्लेटलेट्स को इनवाइट करेगा, आ जाओ भाई, मेरा बहुत ज़रूरत है, आ जाओ। तो ये प्लेटलेट्स आ जाएंगे, वो जो इंज्योर्ड जगह है उस पे ये सब ये आ जाएंगे, ये सेल्स आ जाएंगे, ये सब प्लेटलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और उधर ये प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाएंगे। मैं इधर ये भी दिख रहा हूँ, क्या हो गए,
एग्रीगेट हो जाएंगे उधर ये सब प्लेटलेट्स। उसके बाद वो प्लेटलेट्स भी रिलीज करने लगेंगे क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके साथ अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी रिलीज करने लगेंगे। मतलब ये रिलीज नहीं भी कर सकते, सुनो। तो ये भी क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये भी रिलीज करने लगेंगे, ठीक है। उसके साथ कुछ अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड Ca+2 लेके ये, मतलब देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस सम अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लस कैल्शियम आयंस, ये तीन जो चीज है, ये तीन एक कास्केड सिस्टम को इग्नाइट कर देंगे। इग्नाइट मतलब स्टार्ट कर देंगे। और कास्केड सिस्टम एक होता है वो चेन रिएक्शन के तरीके से कुछ एक होता है, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है। तो एक कास्केड सिस्टम को जब एक्टिव कर जाए, इसका मतलब है एक्टिवेटेड थ्रोम्बोकाइनेस फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक्टिवेटेड थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन इन टर्न कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में। और फाइब्रिन होता है, देखो मैं तो लिख देता हूँ, फाइब्रिन होता है इंसॉल्युबल फाइबर्स। ये ऐसा ऐसा फाइबर जैसा होता है, और देखो अंदर देखो आरबीसीज है, इसको देखो ये बचा रहा है। मतलब ये एकदम नेटवर्क लाइक कुछ एक चीज कर दिया, इधर क्या कर लिया, नेटवर्क लाइक होता है। फाइब्रिन क्या होता है, नेटवर्क लाइक, नेटवर्क लाइक। और जब ये फाइब्रिन फॉर्म हो गया तो हम इसको कहेंगे सॉफ्ट क्लॉट। और वो जब एआर के कंटेक्ट में आएगा तो तब हो जाएगा हार्ड क्लॉट। सही है, चलो। हाँ, आ जाओ। अब देखो ब्लड क्लॉटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब क्या होता है, ये सब देखो समझ लो। एक सेकेंड, इसको तुम लोग मेरे को एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो, ये आना चाहिए ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन ना आए तो तुम लोग को सोच लेना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, सपोज तुम्हारा कुछ एक फीवर फीवर हुआ है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों का हो जाए कुछ फीवर, लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल तुम लोगों का कुछ एक फीवर हो गया है, और तुम लोग एक ब्लड डायग्नोसिस मतलब जिस सेंटर में होता है उन लोगों को तुम लोग कॉल किया हो, क्योंकि तुम्हारा बुखार भी है साइमल्टेनियसली। हाँ साइमल्टेनियस किया, मतलब तुम्हारा बुखार है, मतलब फीवर है, तो उसको तुम लोग बुलाए हो फॉर ब्लड टेस्टिंग। वो आए तुम्हारे घर पे, वो सब आए, और वो आके पहले तो तुम्हारे मतलब एक वेन को पहले वो ढूंढा। देखो एक चीज़ है, हमारे जो ब्लड लेते हैं वो ना सिर्फ और सिर्फ वेन से ही लेते हैं। क्यों, तुम जानते हो? ये जो जानते हो वो प्लीज़ कमेंट करो। क्योंकि वेन्स होता है सुपरफिशियली सिचुएटेड, आर्टरीज होता है डीप सीटेड। तो ये वेन से ब्लड लेते हैं, उसके बाद ब्लड को एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ एक होता है, टेस्ट ट्यूब तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, छोटा छोटा जार में उसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। या मैं छोटा उसको बॉटल में बोल सकता हूँ, उस बॉटल के अंदर उसको डाल देते हैं। अब तुम लोग सोचो, अगर हमारे शरीर में कुछ एक कट होता है तो उसमें खून जम जाता है, लेकिन जो ब्लड टेस्ट ट्यूब में रहते वो नहीं जमता। क्यों? क्यों बोलो? क्योंकि उधर यूज करते हैं वो लोग एक अद्भुत चीज, उसका नाम है हेपारिन, या कुछ दूसरा चीज भी हो सकता है, ठीक है। और हेपरिन का क्या फंक्शन है, ये है एंटी कोआगुलेंट होता है हेपरिन। हेपरिन क्या होता है, एंटी कोआगुलेंट। मतलब अगर उसको तुम मिक्स कर दो ब्लड के अंदर तो वो ब्लड को जमाने नहीं देता या जमने नहीं देता। तो इसलिए तुम लोग देखोगे वो जो छोटा छोटा जो टेस्ट ट्यूब जैसा जो बॉटल होता है ना, जिसके अंदर उस ब्लड को डालते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस टेस्ट ट्यूब के वॉल्स में ये हेपरिन पहले ये लोग रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्लड को उसके ऊपर छोड़ते हैं। उसके बाद वो जो बॉटल है उसको वो लोग हिलाते हैं, क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाए हेपरिन के साथ, ताकि खून को नहीं जमना चाहिए। अगर खून जम जाए तो उसका टेस्टिंग कैसे होगा? तो उसको तो मतलब हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा फ्लूइडिटी आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इधर कुछ कुछ नेम क्या लिख दूं क्या? लिख देता हूँ, आ जाओ तो, मुझे भी लग रहा है लिख देता हूँ। सम इधर लिख देता हूँ, ये तुम याद रखना। ये क्या है, सम इम्पोर्टेंट एंटी कोआगुलेंट्स।
ठीक है, क्या क्या है? नंबर 1 लिखो हेपारिन, नंबर 2 लिखो वारफोरिन। दो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 तुम लिख सकते हो EDTA एंड ऑक्सैलेट, सम ऑक्सैलेट्स, ओके, पोटेशियम एंड ऑक्सैलेट्स। और ये ऑक्सैलेट्स सोडियम पोटेशियम ऑक्सैलेट होता है, ऐसा कुछ होता है, C2O4 के, ऐसा कुछ होता है, KNA, ठीक है, छोड़ दो उसको। तो तुम लोगों को हेपारिन ही सिर्फ और सिर्फ याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और इन दोनों को भूल जाओ, ठीक है। और ये नेचुरल भी है ये चीज़, ठीक है। अब देखो तुम लोग क्या जानते हो, एक विटामिन भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। मैं उसका नाम अभी लिख देता हूँ एक क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। विटामिन विटामिन दैट हैव vitamin that has a role in blood clotting। इसका नाम क्या है बोलो? इसका नाम है विटामिन के। सही है? क्यों है जानते हो? मैंने उधर ऊपर मैंने लिखा ना क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो ये कुछ कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये खुद बनाता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। बढ़िया है भाई, चलो। अच्छा, अब हम लोग देखने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग, सही है, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा वो जान लो। देखो, हाँ, तो हम लोग अभी ब्लड को क्लॉट करवाने वाले हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, सही है। तो हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लिए ब्लड, लेकिन हम लोग कोई भी एंटी कोआगुलेंट फैक्टर हम लोगों ने उधर यूज़ नहीं किए। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने उधर हेपारिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो हम लोगों को जब दिखाई देगा, ये देखो T=T1 सेकेंड में, मतलब ये इनिशियल में है, मतलब ये स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे करके ब्लड को लिए हैं, और ये बाद में है लेटर। जब इनिशियल में हम लोग देख रहे हैं इधर, तो हम लोग इसमें क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ब्लू यूज़ करते हैं, क्लियरली हम लोग इधर देख सकते हैं कि ब्लड इधर यूनिफॉर्मली है, कुछ एकदम यूनिफॉर्मली ब्लड इधर है, ठीक है। लेकिन लेटर क्या हो रहा है, लेटर हम लोग देख सकते हैं कि ब्लड इधर जम गया है, ब्लड इधर टोटली जम गया है, ठीक है। अगर ब्लड जम गया है तो उसको हम लोग बोल देंगे क्लॉट। और साइमल्टेनियसली हम लोग तब देख सकते हैं कि एक लिक्विड बाहर आ रहा है, उसका नाम है सीरम, ठीक है, उसका नाम है सीरम, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सीरम क्या है, सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। माइनस क्यों किया क्लॉटिंग फैक्टर्स? दे आर इन्वॉल्व इन द क्लॉट, दे आर इन्वॉल्व इन द क्लॉट। और इसके जगह हम लोग ब्लड भी लिख सकते हैं, ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, लेकिन मैंने इधर ब्लड नहीं लिखा क्योंकि ब्लड का जो सेल जो पार्ट है वो तो इसके अंदर है ना, इस क्लॉट के अंदर है ना, मैंने इधर दिखा है ना, आरबीसी इधर ट्रैप हो जाता है, क्या दिखा है इसमें? तो मैं इधर सेल भी नहीं लिखा हूँ। सो सबसे ज़्यादा आ, जो कि अच्छा इक्वेशन बनेगा फॉर सेरम, वो है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। मतलब ब्लड के अंदर से तुम सेल को हटा दो, प्लाज्मा तुम्हारा रह जाएगा, और प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, जो कि क्लॉट में रह जाएगा। तो जो बचता है उसको हम बोलते हैं सेरम। अब इस सेरम को ना कई कई लोग ये घोड़े से भी इसको यूज़ करते हैं, हाँ, और उसके सेरम से कुछ ना कुछ मेडिसिन भी बनता है, ठीक है। चलो, अब होगा ब्लड क्लॉटिंग। ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग 100% इसको
लिख लो, एक क्वेश्चन इधर से आने वाला है, 1 क्वेश्चन आएगा इधर से, 1 to 2 क्वेश्चंस मस्ट आएगा तुम्हारे बोर्ड्स में, ICSE में, ठीक है। हाँ तो देखो, ब्लड ग्रुपिंग 2 टाइप्स का होता है, एक है ABO सिस्टम वाला ब्लड ग्रुपिंग और एक होता है RH सिस्टम वाला ब्लड ग्रुपिंग। मैं दोनों में मैं जरूर आऊंगा, ठीक है। अब देखो एक चीज, पहले तो ये तुम जान लो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा शायद, लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो मैं नहीं जानता। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय, क्या नाम है, कार्ल लैंडस्टीनर। इसका प्रोनाउंसिएशन में मत जाओ, इसका नाम याद रख लो, इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेलिंग अगर गलत हो जाए बायोलॉजी में तो उसका तो मार्क्स तुम लोगों का जाएगा ही जाएगा। तुम लोग जानते हो, मैं जब क्लास 8 में पढ़ता था, हाँ, तो मेरा स्कूल था कोलकाता में, ठीक है, तो उधर मैं पढ़ता था। तो एक बार मैंने ऑस्मोसिस का एक डेफिनेशन था, उसमें मैं सॉल्यूशन का स्पेलिंग में गलत लिख दिया। सॉल्यूशन का स्पेलिंग क्या होता है, SOLUTION, तो लेकिन मैंने उधर डबल एल लिख दिया, तो मैम ने, जानते हो, और उस डेफिनेशन का मार्क्स था 2 मार्क्स था, मैम ने ये 2 का 2 मार्क्स मैम ने उड़ा दिया था, और मेरे को 18 मिला था 20 में। सोच सकते हो ना, ये बायोलॉजी का स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। मैं तो बोलूँगा इसका स्पेलिंग 14 बार लिखो और इसको लर्न करो, ठीक है। तो किसने दिया था ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब आ जाओ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लड होता है फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर ड्यूरिंग कुछ ना कुछ कंडीशन। अगर उसका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो उस टाइम में भी लग सकता है, अगर कोई एक रीज़न के लिए ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है उस टाइम में भी लग सकता है। अब देखो, ब्लड जो ट्रांसफ्यूज करते हो, इसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ होता है। हर एक इंडिविजुअल का ब्लड हर एक इंडिविजुअल में मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि उसमें होता है रिजेक्शन आ जाता है, और रिजेक्शन एकदम खराब चीज़ है कि तू मर ही जाएगा। कोई भी इंसान मर ही जाएगा जिसका आइडिया नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ब्लड ग्रुपिंग क्या है। जिन जिन लोगों का ब्लड ग्रुप सेम होता है वो ब्लड ट्रांसफर कर सकता है एक दूसरे में, ठीक है। मैं इधर O और AB ब्लड ग्रुप पे ब्लड ग्रुप के बारे में भी मैं ज़रूर आऊँगा, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, तो इधर मैं देखो लिख दिया हूँ, नीड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कम्स इनटू इफेक्ट। किससे आया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। अब देखो, सम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग जान लो बिफोर कमिंग टू ब्लड ग्रुपिंग इन डिटेल्स, ओके। So firstly you need to know what is antigens. Antigens are nothing but they are some glycoproteins which are present on RBC. और RBC किधर होता है, RBC आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स और इन द यूकैरियोटिक सेल, जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, बाइलिपिड या लिपिड बाइलेयर होता है, उसके अंदर ये घुसा रहता है एंटीजेंस। ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऐसा होता है ना, लिपिड बाइलेयर, जो कि तुम लोग का भी है नहीं, मैं दिखाता हूँ, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ऐसे ऐसे करके होता है एंटीजेंस, ठीक है। ये होगा प्रोटीन और इसके ऊपर एक ग्रुप रहेगा कार्बोहाइड्रेट, एक कोई एक ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो ये इस ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट वाला ग्रुप, लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, लिख देता हूँ, इसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट वाला कोई एक ग्रुप है, और इसका नाम क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन, या मैं इसको प्रोटीन लिखता हूँ, सही है। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और antigens are generally glycoproteins which are present on the surface of RBCs, and surface of RBC means they are present on the cell membrane. अब देखो, एंटीबॉडी किधर रहता है, एंटीबॉडीज आर जनरली फाउंड इन द प्लाज्मा,
And already in the second lecture and as well as in the first lecture, I have discussed about antibodies. उधर से तुम ये सब जान सकते हो, ठीक है, कि एंटीबॉडीज क्या होता है क्या नहीं होता. ओके, नाउ कम हियर वी विल सी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. ठीक है, अब देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है. अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इस थियोरी के हिसाब से जो चीज़ है, एक सेकेंड इसको, हाँ, तो ये थियोरी क्या बोलता है, ये बोलता है कि आरबीसी के सरफेस में कुछ ना कुछ एंटीजन होता है और वो एंटीजन मतलब दो तरह का होता है. एक है ए एंटीजन और एक है बी एंटीजन. ठीक है, मैं इसको अभी लिखता हूँ. आरबीसी मैं पहले ड्रॉ करता हूँ. ऐसा होता है ना आरबीसी, बाइकॉनकेव हो रहा है. देखो बाइकॉनकेव तो जरूर हो रहा है, हो रहा है ना. सही है. अब देखो 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 सिर्फ, हाँ आ जाओ. ये है आरबीसी, ये भी आरबीसी, ये भी आरबीसी. अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर ये एंटीजन रहे तो हम लोग इसको बोलेंगे ये है ब्लड ग्रुप ए. और ये एंटीजन भी है ए एंटीजन. ये एंटीजन है बी एंटीजन, तो इस ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलेंगे ब्लड ग्रुप बी. ये एंटीजन है ए और ये एंटीजन है बी, तो इस ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी. इधर देखो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलेंगे ब्लड ग्रुप ओ. सही है, समझ में आया. सो एबीओ ब्लड ग्रुप ब्लड को ऐसे ग्रुप करता है जो कि बेसिकली इसका जो बेसिस रहता है वो होता है ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी सरफेस. मैं लिखता हूं, इससे मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, there are four types of blood groups. Types of blood groups on the basis of antigens present on the surface of RBC. सही है, सही तो होना ही है. बढ़िया है, आ जाओ. देख लिए ना इसको, बस. अब देखो मतलब कैसे क्या होता है. ठीक है, इधर मैं लिखता हूं. ठीक है, इधर है डोनर वाला पर्सन है, इधर डोनर पर्सन इधर है. मैं पहले ना एक बेसिक में तुमको थोड़ा बहुत बोल देता हूँ. ओ होता है यूनिवर्सल डोनर. बेसिकली ये होते हैं ओ माइनस, मैं उसको बाद में आऊँगा. ए बी होता है क्या, यूनिवर्सल रेसिपिएंट. देखो ये सब चीज़ ना तुम लोगों को पहले से आना चाहिए क्लास 7-8 स्टैंडर्ड में. ठीक है, और देखो ए किसको ब्लड दे सकता है, ए को दे सकते हैं. और किसको दे सकते हैं बोलो, और दे सकते हैं ए बी को. बी दे सकते हैं बी को और ए बी को. ठीक है,
और ए बी सबसे ले सकता है और ओ सबको दे सकता है। सही है, मैं सही बोल रहा हूं ना? तो मैं इधर एक चीज बनाता हूं, ठीक है? इधर है पर्सन ए है और इधर पर्सन बी है, ठीक है? हाँ, तो इधर मैं लिख रहा हूँ इस पर्सन का ब्लड ग्रुप मैं इधर लिख रहा हूँ और इसका एंटीजन भी मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है? इधर मैं इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप लिख रहा हूँ और इधर मैं लिख रहा हूँ एंटीबॉडी। अच्छा, मैंने तुम लोग को ये चीज़ बोलना भूल गया। अगर देख लो, अगर ब्लड ग्रुप बी है, कैपिटल बी है, तो उसका एंटीजन क्या है? कैपिटल बी। तो इसका एंटीबॉडी होगा स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या? एंटीबॉडी होगा। सही है। अगर ब्लड ग्रुप है ए, उसका एंटीजन है ए, तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? स्मॉल बी। इसका नो एंटीबॉडी। और इसका क्या होगा? ए बी एंटीबॉडी। सही है। इसका लिखता हूं, देखो, ए बी, ए बी ओ। क्या होगा? एंटीजन भी सेम सेम होगा, ए बी, ए बी ओ, ए बी, ए बी ओ। इसका एंटीबॉडी क्या होगा? बी स्मॉल ए, कुछ नहीं, ए और बी। अब देखो, ए से हम लोग ब्लड को बी में भेजेंगे, कैसा कैसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो, ए वाला ब्लड ग्रुप वाला ब्लड किधर किधर तुम दे सकते हो? ए को तुम ए में तुम दे सकते हो, और किधर दे सकते हो? और ए बी में दे सकते हो, क्योंकि ए बी हर किसी से ब्लड ले लेगा, ठीक है? और एक चीज देख लो, जिसके अंदर एंटीजन ए है ना, देखो वो एंटीबॉडी ए के साथ अगर ना मिक्स हो जाए, अगर ये मिक्स हो जाएगा तो उसको मतलब उसमें क्लम्पिंग आ जाएगा ब्लड के अंदर, तो वो खराब चीज है। बी किसको दे सकता है? अपने जैसे को दे सकता है, और ए बी को दे सकता है। ए बी किसको दे सकते हैं? ए बी सिर्फ और सिर्फ अपने को ही दे सकता है, ए बी को ही दे सकता है। ओ किसको दे सकते हैं? ओ तो हर एक को दे सकता है, ओ को स्पेशल से करूंगा। वो तो यूनिवर्सल डोनर, ये है दानवीर करण, ये सबको अपना दान देता है। सही है, वो सबको दे देगा। बढ़िया हुआ ना? अब देखो एक चीज मैंने ना इधर करना पड़ेगा बाद में, छोड़ो। देखो कुछ चीज देखो, ए वाला एंटीजन वाला ब्लड अगर स्मॉल ए एंटीबॉडी से हो जाए तो ये क्या कर जाएगा? क्लम्पिंग कर जाएगा, और ये खराब चीज है, ये सब होना नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको ना बी एंटीबॉडी के साथ डालते हैं, तो ये चीज़ होता है करेक्ट, इसमें क्लम्पिंग नहीं होता और ये रिजेक्ट भी नहीं होता, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, जो कि हम लोग अभी देखे हैं। ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी, ऐसे करके इसको तुम ऐसे करके याद रखो, यही तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है? ए के साथ ए जाएगा और ए बी जाएगा, बी के साथ बी जाएगा और ए बी जाएगा, और ए बी सबसे लेगा और ओ सबको देगा। सही है। अब हम लोग आ जाते हैं रेसस फैक्टर में, ये थोड़ा बहुत है, जान लो। RH factors are generally found in monkeys, ठीक है? RH factor मैं लिखता हूं, दे आर सिमिलर टू वन दैट इज प्रेजेंट इन रेसस मंकी। सिमिलर टू वन मतलब कोई एक ऐसा एंटीजन पाया जाता है मंकी में भी जो कि सिमिलर है ह्यूमंस और मंकी में। वन सिमिलर टू वन दैट इज इन मंकीज। इसको थोड़ा सा सुंदर करके लिखा जा सकता है, ठीक है? अब देख लो सरफेस ऑफ आरबीसी में, मतलब ये देखो, ये RH फैक्टर 80% ऑफ द ह्यूमंस में मिलता है,
ह्यूमंस में ये क्या प्रेजेंट रहता है, आर ईच फैक्टर। ठीक है, आर ईच फैक्टर क्या होता है? आर ईच एक्चुअली एंटीजन होता है, आर ईच एंटीजन होता है, और एंटीजन किधर रहता है? सरफेस ऑफ आरबीसी में, सरफेस ऑफ आरबीसी में ये भी रहता है। ठीक है, और देखो आर ईच फैक्टर मंकीज में भी मिलता है, और कौन सा मंकीज में मिलता है? रेसस मंकीज में मिलता है, मतलब कॉमन मंकी। देखो आर ईच फैक्टर मंकीज में भी मिलता है या एप्स में मिलता है, मैं इसको कह सकता हूँ एप्स में मिलता है और ह्यूमंस में मिलता है। ये इवोल्यूशनरी स्टडीज को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करता है कि हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। कोई एक कोई एक एप लाइक एनिमल से आर ईच, अगर मैं बोलूँ, कोई एक चीज़ दोनों में मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इधर मंकी में भी मिलता है और इधर ह्यूमंस में भी मिलता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक टाइम था जब ये दोनों चीज़ें सेम हुआ करते थे। ठीक है, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं ये लिख रहा हूँ, प्रूव्स दैट इवोल्यूशन हैपेंड। सही है, सही है। ठीक है, अभी अगर मतलब मैं बोलना स्टार्ट करूँ, इधर ब्लड ग्रुप मैं लिख रहा हूँ, ब्लड ग्रुप्स क्या क्या है भाई? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से इधर मैं लिख रहा हूँ आर एच प्रेजेंट लिख रहा हूँ, इधर आर एच एब्सेंट लिख रहा हूँ, तो फाइनल ब्लड ग्रुप क्या आएगा? जो कि हम लोग आइडेंटिटी कार्ड में लिखते हैं या कोई एक इंपॉर्टेंट जो कार्ड है इंडिया में उसमें हम लोग ये सब लिखते हैं। ठीक है, फाइनल ब्लड ग्रुप। इधर हम लोगों के पास क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी ओ। सही है, अगर प्रेजेंट रहता है तो तुम इसको ऐसे करके लिखोगे, ए बी प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस। मतलब तुम लोग क्या इसको समझ पा रहे हो क्या? इधर जो मैंने ये सब किया ना, ए के साथ और एक कोई एक आ जाएगा एंटीबॉडी, एंटीजन, इसका नाम होगा आर एच। तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे? इस ब्लड ग्रुप का ए प्लस दे देंगे, समझे? ऐसे करके। ये अच्छा, इसको ऐसे करके नहीं लिखूंगा। प्रेजेंट है इसके अंदर, प्रेजेंट है इसके अंदर, प्रेजेंट इसके अंदर, एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। ये सॉरी, क्यों मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी सॉरी सॉरी। अगर प्रेजेंट है तो हम लोग इसको लिखेंगे ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस, ओ माइनस। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट आ रहा है। ये है, ये है एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर। क्यों है ये यूनिवर्सल डोनर? ये सबको दान क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं। इसके अंदर नीदर ए है नॉर बी है, और नॉर इसके अंदर आर एच एंटीजन है। इसके अंदर कुछ एंटीजन है ही नहीं, क्योंकि ये क्या रहता है? एब्सेंस किसमें? ए एंटीजन में, बी एंटीजन में और आर एच में। इसके अंदर तीनों का तीनों ही नहीं रहता। तो इसको तुम किधर भी डाल दो, ये कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है। सही है, बात सही है। अब हम लोगों का आज के लिए जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी, या तुम इसको मिसमैचिंग भी बोल सकते हो। आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी को तुम क्या लिख सकते हो? मिसमैचिंग।
देखो ये कौन से केस में पाया जाता है, ये देखा जाता है जब मदर होता है RH नेगेटिव और चाइल्ड होता है, या फिटस लिखता हूँ, RH पॉजिटिव। RH नेगेटिव मतलब फॉर एग्जांपल यू कैन टेक इट एज A माइनस, एंड फॉर RH पॉजिटिव यू कैन टेक इट एज A प्लस। ओके, अब देखना इसमें जो फर्स्ट बच्चा आएगा, किससे करूँ, इसमें जो फर्स्ट बच्चा आएगा फर्स्ट बेबी नो प्रॉब्लम, सेकेंड बेबी प्रॉब्लम होने का चांस है, मतलब सेकेंड बेबी क्या, डाई ड्यू टू जॉन्डिस एटसेट्रा। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, इसको ना ढंग से लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइट से लिखता हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। सही है, सही है ना, बढ़िया है। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या होता है फर्स्ट टाइम में। हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं कि मदर है RH नेगेटिव और सन है RH पॉजिटिव। तो देखो फर्स्ट बेबी में क्या होता है, जब ये फर्स्ट, ये है मदर का बॉडी और ये है सॉरी, ये है, ये क्या हो रहा है, ये है मदर का बॉडी और ये है फिटस। सही है, ये मदर, ये है फिटस, और ये जो पार्ट है, ये जो कनेक्शन है, ठीक है, इसका नाम है प्लेसेंटा। सही है, पहले बार जो होगा मतलब बच्चा होगा तो ये बच्चा हेल्दी होगा, लेकिन जब ये फीटस मतलब आते आते या डेवलप होते होते बड़ा होता है और अल्टीमेटली कोई एक शेप लेता है बेबी का, और अल्टीमेटली 8th मंथ में आ जाता है या 7th मंथ में ये आ जाता है, तब क्या होने लगता है, तब ये प्लेसेंटा वीक होने लगता है। तब ये प्लेसेंटा क्या होने लगता है, ये प्लेसेंटा वीक होने लगता है। और जब ये प्लेसेंटा वीक होने लगता है, ये फिटस के बॉडी से, फिटस के बॉडी से आरबीसी तो बाहर रहता है। अगर जब ये प्लेसेंटा थोड़ा बहुत वीक होने लगता है तो फिटस के बॉडी से प्लेसेंटा ना मदर्स के बॉडी में आ जाता है, ये मदर के बॉडी में आ जाता है। और मदर ये आरबीसी को कैसे देखता है, मदर ये आरबीसी को देखता है कि ये तो एक फॉरेन चीज है, ये तो एक फॉरेन चीज है, तो तुरंत इसको मदर देखते हैं एक एंटीजन के रूप में, तो तुरंत मदर एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है इसके अगेंस्ट में। लेकिन फॉर द फर्स्ट बेबी द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज आर लेस, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 2 में। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये एंटीबॉडी करके इसको ये ट्रीट कर देता है, और ये ऐसे करके अटैच हो जाता है ना कुछ ऐसे ही तुम लोग पढ़े थे ना बी लिम्फोसाइट से। उसके बाद इससे 2 सेल आ रहा है, एक है प्लाज्मा और एक है मेमोरी। मेमोरी अभी इनएक्टिव रहेगा, प्लाज्मा से IgM प्रोड्यूस होने लगेंगे, ठीक है, लेकिन ये लेस होगा, नंबर लेस, तो इसका कुछ उतना इफेक्ट आएगा ही नहीं। सही है,
और आईजीएम क्रॉस भी नहीं कर सकता प्लासेंटा को, सही है। लेकिन जो चीज़ होता है सेकेंड बेबी में, देखो मैं ये वाला डायग्राम को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो आप सेकेंड बेबी में क्या होता है। सेकेंड बॉडी में जब ये आरबीसी जब ये मदर में आएगा तब क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके ऊपर लिखता हूँ, नहीं लिखना नहीं, अच्छा छोड़ो। तब क्या होगा, तब तो ये फिर से इधर लगेगा, तब आरबीसी फिर से इधर आएगा, उसके बाद ये फिर से डिवाइड करके प्लाज्मा और मेमोरी सेल ये करेगा, फॉर्म करेगा। लेकिन इस बार मेमोरी सेल एक्टिव हो जाएगा, और मेमोरी सेल एक्टिव होने से क्या होगा, आईजीजी प्रोड्यूस होता है, और बहुत ही ज़्यादा तरीके से मतलब होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्म होता है आईजीजी। ये एक एंटीबॉडी होता है, और आईजीएम भी एंटीबॉडी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है आईजीजी, जो कि आके फीटस, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, और ये आईजीजी कैन पास थ्रू प्लासेंटा। सो ये प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर आ जाता है, और ये फीटस को मार देता है, ठीक है, और ये फीटस को मार देता है, सही है, समझे। इसको ऐसे करके एक बार देख लो, अगर तुम लोग चाहते हो तो ऐसे करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मैं तुमको एक आसान लैंग्वेज में मैं तुमको बोल देता हूँ, आईजीएम और आईजीजी करके तुम इसको मत याद रखो, आईजीजी और आईजीएम तुम लोग मत लिखा करो, क्योंकि ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। लेकिन तुम लोग एंटीबॉडी करके लिखा करो, एंटीबॉडी करके तुम लोग इसको लिखा करो। तुम लोग इसको ऐसे बोलो कि फर्स्ट बेबी विल बी नॉर्मल, लेकिन फर्स्ट बेबी में ही बेबी जब होगा 8th या 9th मंथ में, तभी आरबीसी ये फीटस के शरीर से प्लेसेंटा जब वीक होगा तब मदर के ब्लड में आ जाएगा, और जब ये मदर के ब्लड में आएगा तब ये मदर के ब्लड में एंटीबॉडी फॉर्म होगा, लेकिन वो एंटीबॉडी कम अमाउंट में फॉर्म होगा। तुम लोग ऐसे करके लिखना कि वो एंटीबॉडी कम अमाउंट में होगा। जब ये सेकेंड बेबी कंसीव करेगी मदर, तब ये एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म हो जाएगा, जो कि फिटस को मार देगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में ले चला था, और इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन यही है, ठीक है। तो यहीं तक था, और मे बी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हर्ट स्टार्ट करेंगे, और एक ही लेक्चर में थोड़ा बहुत मे बी बड़ा भी हो सकता है वो लेक्चर, लेकिन अब हम लोग हार्ट को एक ही लेक्चर में निपटा देंगे, सही है। तो सही है, थैंक यू, इधर आप लोग आए और मेरे से पढ़े, थैंक्स।